नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एनडीए की बढ़ती मुश्किलों की, इंडिया गठबंधन में बनती बात की, देखेंगे गुजरात सरकार में बड़े फेरबदल को, सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई क्या सुनवाई, जानेंगे क्यों एसआईआर को लेकर बैकफुट पर आया चुनाव आयोग, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक कैबिनेट का फैसला, स्कूल कॉलेजों में आरएसएस की गतिविधियों पर लगेगी रोक, राज्य सरकार लाएगी कानून। तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, ओबीसी को 42% आरक्षण पर रोक हटाने से किया इनकार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पायलट सुमित सबरवाल के पिता, याचिका में कहा जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं, कोर्ट की निगरानी में कराई जाए जांच। और शेयर बाजार में तेजी, 862 अंकों की तेजी के साथ 83,467 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 261 अंकों की तेजी के साथ 25,585 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एनडीए में पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ था और अब टिकटों का ऐलान होते ही विद्रोह भड़क उठा है। अमित शाह को पटना जाना पड़ा है, लेकिन शाह भी फेल हो गए हैं। सबसे बड़ी बगावत इस वक्त बीजेपी में ही देखी जा रही है। उसके सहयोगी दल भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे पार्टी नेताओं के बगावत ने एनडीए को डाल दिया है मुश्किल में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही एनडीए के अंदर नाराजगी थी और जैसे ही टिकटों का ऐलान हुआ वैसे ही ये नाराजगी बगावत में बदल गई। सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी के अंदर ही दिख रही है। भागलपुर से बीजेपी ने रोहित पांडे को टिकट दिया है, तो पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे और वरिष्ठ नेता प्रशांत विक्रम ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भागलपुर की दूसरी सीट पीरापैंती से बीजेपी ने विधायक इंजीनियर ललन कुमार पासवान का टिकट काटा, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बक्सर जिले की चैनपुर सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे को टिकट नहीं मिला, तो वो जनसुराज के टिकट पर मैदान में उतर गए। छपरा सीट पर टिकट नहीं मिलने से पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने निर्दलीय नामांकन कर दिया है। गोपालगंज सदर सीट बीजेपी ने सिटिंग विधायक कुसुम देवी और बरौली से मौजूदा विधायक राम प्रवेश राय का टिकट भी काट दिया है। अब इन दोनों ने ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुनाव लड़ने की बात कही है। बांका से बीजेपी की उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद पुतुल कुमारी निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। महाराजगंज से बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरभंगा के अलीनगर सीट से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के और भी कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने बाहरी लोगों को टिकट देने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी के अलावा उसके सहयोगी दलों में भी बगावत का असर दिख रहा है। भागलपुर जिले की गोपालपुर से विधायक गोपाल मंडल तो सीएम आवास पर धरने पर ही बैठ गए थे और अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू में 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। एनडीए के अंदर बढ़ते टकराव और इस्तीफे के बाद उठे तूफान ने बीजेपी हाईकमान को दबाव में ला दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना कैंप कर रहे हैं, लेकिन वो भी बगावत रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ही एनडीए मुख्य लड़ाई से बाहर होता दिखाई दे रहा है। एनडीए में बगावत हो गई है तो महागठबंधन में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ बगावत के सुर भी ज्यादा नहीं सुने जा रही हैं। सीट बंटवारे को लेकर भी महागठबंधन में बात बनती दिखाई दे रही है। तो चुनाव के लिए क्या है महागठबंधन की तैयारी, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में गुत्थी अब सुलझती नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी खुद मैदान में उतर आए हैं। सीट बंटवारे को लेकर उनकी आरजेडी प्रमुख लालू यादव से फोन पर बात हुई। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों पक्षों ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की। इसके अलावा राहुल गांधी की वीआईपी चीफ मुकेश सैनी से भी बात हुई। हालांकि इस बातचीत को लेकर पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन वीआईपी प्रवक्ता सुनील कुमार ने भरोसा जताया है कि अब कभी भी सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी महागठबंधन में शामिल सभी दल अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही हैं। खबर आ रही है कि कांग्रेस ने लगभग 22 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिया है, जिसमें करगहर से संतोष मिश्रा, नौतन से अमित गिरी, नालंदा से कौशलेंद्र कुमार, बछवाड़ा से शिव कुमार गरीबदास, राजा पाकर से प्रतिमा दास, औरंगाबाद से आनंद शंकर सिंह, बेगूसराय से अमित भूषण, सुल्तानगंज से ललन कुमार का नाम शामिल है। इनमें से कुछ नेताओं ने तो नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं आरजेडी ने भी अपने 46 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिए हैं, जिसके तहत छपरा से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह, मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर, सोनपुर से रामानुज प्रसाद को उतारा गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा होने के बाद सभी पार्टियों की तरफ से औपचारिक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, यानी महागठबंधन भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गया है। महागठबंधन बिहार चुनाव में एनडीए को कड़ी चुनौती देने की तैयारी में जुटा हुआ है, तो गुजरात में बीजेपी को विपक्ष की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है।
राज्य सरकार में सीएम के अलावा सभी कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब नए सिरे से मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन इसके पीछे एक और वजह भी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में बीजेपी को उसके घर में हराने वाले राहुल गांधी के दावे के बाद से ही बीजेपी में हलचल मच गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल को छोड़कर उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर के आने के बाद हंगामा मच गया है। पहले 10 मंत्रियों को हटाने की बात हो रही थी, लेकिन अचानक ही सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए गए। इस बदलाव के पीछे कहीं न कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर डर भी छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य होने के बावजूद बीजेपी को अब विपक्षी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। खासकर संसद में राहुल गांधी के उस बयान के बाद बीजेपी आलाकमान की टेंशन बढ़ गई है, जिसमें उन्होंने गुजरात में बीजेपी को हराने का दावा किया था। बताया जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जबकि मौजूदा मंत्रियों में से लगभग आधे को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बीजेपी के इस फैसले का मकसद सत्ता विरोधी लहर को काटना और राज्य में विभागों को नयापन देना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात होगी और 17 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे महात्मा मंदिर में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात में मंत्रियों के इस्तीफे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जबरदस्त बहस देखी गई। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने जोरदार दलीलें पेश की, तो वहीं आयोग ने भी अपनी सफाई पेश करने की कोशिश की। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर हुए वोटर लिस्ट संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने ये सुनवाई की। अदालत में एडीआर यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने जोरदार अपील की। उन्होंने चुनाव आयोग को फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़े और हटाए गए नामों की सूची जारी करने का निर्देश देने को कहा। उधर आयोग ने लिस्ट प्रकाशित करने की प्रक्रिया में होने की बात कही। इसके बाद बेंच ने कहा कि वो देखेंगे कि आयोग क्या प्रकाशित करता है। जस्टिस कांत ने कहा कि हमें कोई संदेह नहीं है कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वे वोटर लिस्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। हमारी इस पर नजर है, हम मामला बंद नहीं कर रहे हैं। वहीं वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को हटाए गए और जोड़े गए नामों को कारण सहित तत्काल प्रकाशित करना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वो पहले ही अंतिम सूची प्रकाशित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है, इसलिए उस तारीख तक रोल फ्रीज हो जाएंगे। जिस पर जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग से कहा कि देखते हैं कि आप क्या प्रकाशित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक जिम्मेदार प्राधिकरण के रूप में इन चीजों को देखेंगे और उपचारात्मक उपाय लेकर आएंगे। आयोग ने यह भी बताया कि हटाए गए नामों के खिलाफ कोई अपील नहीं मिली है, जबकि कोर्ट ने पिछले हफ्ते मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित की थी। अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख दे दी है। अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अगली सुनवाई भी टल गई तो 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, फिर 14 को नतीजे आने हैं। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसकी सुनवाई हो, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोशिश यही थी कि इस मामले पर चुनाव से पहले ही फैसला आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। एसआईआर पर कोर्ट नजर बनाए हुए है। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी निगरानी के बाद आयोग का रुख भी नर्म होता दिखाई दे रहा है। अब खबर है कि बंगाल और तमाम राज्यों में एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है। तो कैसे एसआईआर को लेकर नर्म पड़ा चुनाव आयोग का रुख, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर सियासी और कानूनी घमासान झेलने के बाद अब चुनाव आयोग का रुख नर्म पड़ता दिख रहा है। बिहार एसआईआर के दौरान दस्तावेज जमा न करने पर बड़े पैमाने पर नाम हटाने और प्रक्रिया की तंग समय सीमा को लेकर हुए विवाद के बाद चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को लेकर अब बदलाव करने का फैसला लेते हुए इसे वोटर फ्रेंडली बनाने का फैसला लिया है। आयोग ने अब 3 प्रमुख बिंदुओं पर लचीलापन लाने की योजना बनाई है। पहला, वोटरों से अनावश्यक दस्तावेजों की मांग कम की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट से सीधे नाम हटाने के बजाय वोटरों को अंतिम लिस्ट में पहले दोबारा शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और तीसरा, भविष्य के एसआईआर की अवधि को बढ़ाया जाएगा ताकि वोटरों और सरकारी कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव न पड़े। चुनाव आयोग का यह नर्म रुख विपक्षी दलों के दबाव और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी का नतीजा माना जा रहा है। इस बदलाव का सीधा असर आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल पर पड़ सकता है, जहां एसआईआर की तैयारी शुरू होते ही टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने इसे एनआरसी की साजिश करार देकर तीखा विरोध शुरू कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में मिली चुनौतियों से सबक लेकर चुनाव आयोग अब बंगाल में किसी भी संभावित टकराव को टालने और प्रक्रिया को कानूनी तौर पर मजबूत रखने की रणनीति पर काम कर रहा है।
अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की ये कवायद कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि अगर इस बदलाव के बावजूद कोई गड़बड़ी सामने आती है तो फिर विपक्ष का हमला उस पर तेज हो जाएगा। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया है तो दबाव में मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है। अमेरिका और भारत के रिश्तों में बीते कुछ वक्त से दूरियां आ गई हैं और इसके पीछे की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को माना जा रहा है। और अब ट्रंप ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे पीएम मोदी बुरी तरह से घिर गए हैं। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा है ट्रंप ने और क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। पहले ही भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम करवाने के उनके दावों से पीएम मोदी सवालों से घिरे हुए हैं और अब ट्रंप ने एक और नया दावा कर दिया जिसे लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एक बार फिर सीज फायर का क्रेडिट लिया और साथ ही रूस से तेल व्यापार को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन आज पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ट्रंप के इस दावे ने सियासी गलियारों में तहलका मचा दिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर देश के सम्मान के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। ट्रंप को ये फैसला लेने और घोषणा करने की इजाजत देते हैं कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। बार बार की गई अनदेखी के बावजूद बधाई संदेश भेजते रहते हैं। वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा रद्द कर दी, शर्म एल शेख में शामिल नहीं हुए, ऑपरेशन सिंदूर पर उनका विरोध नहीं करते। राहुल के बयान के बाद विदेश मंत्रालय को सफाई देनी पड़ी है, लेकिन सफाई में भी ट्रंप के दावे को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के मौजूदा प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को और बढ़ाने में रुचि दिखाई है और इस पर बातचीत जारी है, लेकिन रूस से तेल खरीद पर कोई बयान नहीं दिया गया है। ट्रंप का दावा चर्चा का विषय बन गया है तो सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक वकील राकेश किशोर ने सीजेआई की तरफ जूता उछाला था और सनातन के नारे भी लगाए थे। अब हमले की कोशिश करने वाले वकील की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अटॉर्नी जनरल ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत दे दी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस घटना के सोशल मीडिया पर महिमा मंडन को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए इसे संस्थागत अखंडता के लिए खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि इसे एल्गोरिदम और सोशल मीडिया की लत के चलते बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी इस महिमा मंडन को रोकने और वकील पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, क्योंकि वकील ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ के समक्ष ये मामला मेंशन किया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंसा को कभी बढ़ावा नहीं दिया जा सकता और ऐसी कार्यवाही शुरू करने पर सोशल मीडिया द्वारा इसे टिकाऊ बनाए जाने की आशंका जताई। उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी और अनुशासन के बीच संतुलन पर जोर दिया। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि सीजीआई की शांति और उदारता ये दिखाती है कि संस्था ऐसी घटनाओं से अप्रभावित रहती है। जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत अपने आचरण और गरिमा से जिंदा रहती है, जिसका प्रदर्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया। पीठ ने इस मामले की सुनवाई दिवाली के बाद तय की है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी सेलिब्रिटी प्रेम वाली एक पार्टी है। उसमें सेलिब्रिटीज़ की एंट्री बड़ी आसानी से हो जाती है, चाहे वो अभी का सेलिब्रिटी हो या फिर अपने डूबे हुए करियर का सेलिब्रिटी हो। देखिए ना, बिहार में एक यूट्यूब की उभरती हुई गायिका है जिसका नाम है मैथिली ठाकुर। उसको भी बीजेपी ने अलीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। अब देखना यह कि मैथिली का ये नया सुर लोगों को समझ में आएगा, वो उसे वोट देंगे या फिर वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।